चलो, भारत का पहला एलिवेटेड BRTS कहाँ बनेगा? भारत का पहला एलिवेटेड BRTS कहाँ बनेगा ये बताओ। कहाँ बनेगा? देहरादून। और देहरादून में ही बनेगा, ठीक है। यहीं पे दिमाग लगाना था ना, तो वो कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं कि कहाँ बनेगा। देहरादून में, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये क्या है? ऐसी बस सेवा होती है एक, इलेक्ट्रिक बस दिख रही है आपको ये इलेक्ट्रिक बस है, ठीक है। जितने छोटे शहर होते हैं, अब वहाँ पे जैसे बाहर क्या है, चाइना में सियामेन शहर है एक, वहाँ पे 2008 में से एलिवेटेड BRTS सिस्टम शुरू हुआ था। तो वही मॉडल को कहाँ ला गए हैं? इंडिया में पहली बार। इंडिया में पहली बार कहाँ होगा? देहरादून में। ओनली देहरादून नहीं, बाद में इसको बढ़ा के कहाँ ले आएंगे? हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए, ठीक है। एलिवेटेड BRTC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देश का पहला मॉडल है। सड़क के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर, एक खंबे होंगे, पिलर्स होंगे। मेट्रो देखिए ना, दिल्ली मेट्रो जैसी है या मुंबई मेट्रो जो है, सेम वही सिस्टम है। बस मेट्रो बहुत लंबी होती है, ये बस एक बस की तरह है। ये ज्वाइंट होगा, ये ज्वाइंट है, ये पीछे ज्वाइंट है फिर, ठीक है। सेम ऐसी है, मॉडल वही है, पिलर्स के उसमें, ठीक है। सड़क के ऊपर ट्रैक बनेंगे, मतलब पिलर बनेंगे, लाइन अलग होगी बिल्कुल, जैसे मेट्रो में इतनी एक आती है एक जाती है, दिल्ली मेट्रो में जैसे देते हो, तो वहाँ पे एक अलग अलग सिस्टम है, येलो लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, वायलेट लाइन, सब अलग अलग है ना। लेकिन अभी क्या है, इस पे नहीं, इस पे सिंपल बनेगा, ये पुल टाइप पे ऊपर, नीचे रोड है आपकी, और ऊपर से जाती जाएंगी। उससे क्या फ़ायदा है? एक तो इलेक्ट्रिक बस आएंगी तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ट्रैफिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का क्या है, वो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मुझे यहाँ से देहरादून से अगर हरिद्वार कनेक्ट होता है तो स्पीड बढ़ेगी, मैं जाम में नहीं फंसूंगी ना, हम फटाफट निकलेंगे, और ट्रैफिक नीचे की क्या होगी? कम होगी। अगर आप जब कभी दिल्ली आते हैं, हम देखते हैं जो जॉब करने वाले हैं वहाँ पे, स्पेशली जॉब जाते हैं, या नोएडा जाते हैं, या गुड़गांव जाते हैं, या ग्रेटर नोएडा जाते हैं, या आपके फरीदाबाद जाते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी गाड़ी ले आते हैं पार्क की, कहाँ पे? जहाँ पे उनका उसका है, मेट्रो स्टेशन का अपना वो है, गाड़ियाँ खड़ी करने का, वहाँ खड़ी की पार्किंग में, उसके अपने निकल जाते हैं मेट्रो में। तो मेट्रो बहुत फास्ट है वहाँ पे, मेट्रो बहुत फास्ट है, जो जिस पे 2 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं इस किलोमीटर कवर करने में, वो जल्दी करती है, कम से कम 20 मिनट 30 मिनट में ख़त्म कर देती है उसको फटाफट। तो सेम यही है इसके लिए। इसको देखते हैं अब क्यों लाया गया सियामन और जो देहरादून है, जो जगह, ये जगह का नाम याद रखना आप, किस मॉडल से लाया गया है ये। चाइना में है, ये दोनों जगह भौगोलिक समानता सेम है, जगह उतनी नहीं है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, देहरादून में स्पेस नहीं है ना इतना, रोड कितनी चौड़ी करोगे आप, जगह नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे भी है यहाँ ज़्यादा, प्लेन एरिया पूरा नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। सीमित सड़क चौड़ाई, लिमिटेशन है पूरी। ट्रैफिक का दबाव, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, और रोड उतनी झेल नहीं पा रही है, जगह नहीं है ना, रोडें उतनी चौड़ी नहीं है मैंने, ठीक है। फायदा क्या है? और कम लागत है, और तेज समाधान, तेज समाधान मतलब स्पीड, जल्दी पहुंचेंगे आप अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। खूबियाँ क्या है बसों में? ये तो हाइट डिजाइन उसमें है ये पूरी, ठीक है। कितने यात्री बैठेंगे? 150 यात्रियों के एक बस में, बस क्यों बनी रहेंगी उस पर ना, एक के पीछे एक ज्वाइंट रहेंगी ऐसे, ठीक है, जैसे मेट्रो जैसी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बसें हैं तो प्रदूषण कम करेंगी और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। सेम वही है, उतरना चढ़ना, वृद्ध और दिव्यांगों के लिए अलग से वो सीटें अरेंजमेंट होंगी जो मेट्रो में है। दरवाजे से मेट्रो में देखते हैं ना, खुलते हैं लेफ्ट राइट को, उसमें सेम वैसे रहेगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं, टिकटिंग
जो होती है, एसी, डिजिटल डिस्प्ले, उस पर लिखा रहता है ना मेट्रो में अब आप कहाँ पहुँच गए हैं, बोलता है मेट्रो में बैठते हैं हम, तो सेम वही सिस्टम है इस पर भी। तो आपको याद रखना है कि पहले कहाँ हुआ है, वो हुआ है देहरादून में, हो रहा है इंडिया में। किस शहर का मॉडल है, चेयरमैन कहाँ पे है, चाइना में, ठीक है। तो ये मॉडल वो है पूरा। इंडिया में फर्स्ट टाइम यही बोल रहा हूँ मैं, भारत का पहला है ये। आपको पता है ना मेट्रो रेल का जो यहाँ का है जो ऑफिस है, कहाँ पे, यहीं पे तो है, जहाँ पे आप डिकैथलॉन का ऑफिस है, डिकैथलॉन पड़ता है ना, वहीं पे मेट्रो का ऑफिस है, जो यहाँ का मेट्रो उसके लिए काम दिखता है। तो वही ये डिज़ाइन करेंगे पूरा, पर उन पे रहेगा पूरा काम, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए किस अदालत का शुभारंभ किया है, किसका किया है, बताओ। राजस्व, किसी को पता है, कल परसों की न्यूज है। राजस्व लोक अदालत, राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू, किस चीज का, रेवेन्यू तो बहुत सारे हैं। इसके क्या पीछे है, जो जमीनें होती है ना, जमीन विवाद निपटारे जो है, राजस्ववादों, भूमि पैमाइश और कब्जे से जो जरूरी जो होते हैं ना, सिविल जो वो विवाद होते हैं, भूमि के लेके या कब्जे को लेके, जमीनों को लेके, उसके लिए राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया है, ठीक है। और 13 जिलों में 210 स्थानों पे क्या बनेंगे, राजस्व लोक अदालत बनाई जाएंगी, जहाँ पे इन चीजों का निपटारा होगा, किसका, राजस्व वादों का, भूमि पैमाइश का और कब्जों का, ठीक है। लोग यहाँ जाएंगे और अपने निपटारे करेंगे यहाँ पे जो भी है तुम्हारे। हाँ, उसमें दिक्कत होती है ना, बोलते हैं कि जब नापते हैं, जब बंटवारे होते हैं, मान लो घरों में या गाँवों में जब होते हैं, भूमि पैमाइश होती है, या हमने कहीं पर लैंड खरीदा है, उस पर भी दिक्कतें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। यह अभियान न्याय आपके द्वार के तहत है, किसके अंडर में है ये, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना, न्याय आपके द्वार, उसके अंडर में आएगा, ठीक है। किसमें, RCMS पोर्टल, मतलब रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इस पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल पे आप अपने जो भी क्वेरी है वो डालेंगे, जो दिक्कतें हैं उसके थ्रू, ठीक है। खसरा खोतनी जैसे वो हैं, या म्यूटेशन जैसे जो वो होते हैं दिक्कतें, उस पर होंगी। खसरा खोतनी पता ना आपको, जमीन के लिए बहुत मेन होता है ये, खसरा खतौनी ही मेन होता है कि ये प्रूफ देता है कि जमीन किसकी है। रजिस्ट्री जब आप प्रूफ नहीं है, रजिस्ट्री आप फेक बन जाती हैं, लेकिन ये चढ़ा रहता है पटवारी के पास या नगर निगम में, इन सब जगह पढ़ा रहता है, कोर्ट जहाँ पे तहसील होती है ना, तहसीलें, वहाँ सब जगह पढ़ा होता है खसरा खतौनी, ये मेन होता है। जब भी कभी आप कानूनी होते हैं जमीनों के, यही मांगी जाती है, खसरा खतौनी दिखाओ पहले अपने, उस पर चढ़ा रहता है नाम इसका, फिर इसके बाद इसके पास गया, इसके बाद इसके पास गया, जमीन बेचते हैं तो उस पर लिखा रहता है। कभी आप देखना, अगर किसी की प्रॉपर्टी यहाँ देहरादून में खरीदी है या कहीं भी खरीदी है, तो वहाँ पे लिखा रहता है पहले जमीन किसकी थी, फिर किसको बेची गई, मान लो उस बंदे ने किसी को बेची तो वो भी लिख देगा ये इसको बेची गई, वो सब यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन सुविधा है जो बताया मैंने, RCMS पोर्टल के अंदर दर्ज करेंगे आप अपनी जो भी केसेस हैं, ठीक है। विरासत मामले, विरासत मतलब जो उत्तराधिकारी जो बच्चों के पास जाएंगे, वो जैसे पहले लेट होता था ना, जैसे मान लो किसी बच्चे के पास प्रॉपर्टी आनी है पेरेंट्स की, तो टाइम लगता था थोड़ा सा, कोर्ट जाए, वहाँ जाएगा, फिर देगा पूरे कागज, फिर टाइम लेंगे पूरा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, 13 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई, तो लिखा है लोक अदालत, स्पीड से काम हो यहाँ पे। लोक अदालत लगती है हर महीने लगती है ना कोर्ट में, राजस्व की तो अलग, ये अलग बन रहा है, एक नॉर्मल लगती है ना कोर्ट में, DM भी बैठते हैं, कोर्ट भी, जज भी बैठते हैं, पटवारी बैठते हैं, वहाँ पे जो भी दिक्कतें होती है फटाफट वहीं पे होती है, नहीं होती है बोलते हैं ठीक है आप नेक्स्ट हियरिंग में आइए, आप फिर कोर्ट ही आइए फिर इसके लिए आप, ठीक है। मुख्य फोकस क्या है, आपसी सहमति से जो मामले निपटाए गए हैं,
मान लो दो बंदों के बीच में लड़ाई झगड़ा है भूमि को लेके, वो बोलते ठीक है हमने निपटा दिया है यहीं पे, फिर उसका कोई अपील नहीं की जा सकती। फिर आप फिर अपील नहीं की क्योंकि आपका आप निपटा चुके हो यहीं पे लोक अदालत के सामने आके, साइन हो चुके हैं, सब चीज़ों का आप डील कर चुके हो अपने। फिर ऐसे नहीं कि हम उठ के चले गए ना जी हम तो कोर्ट जाएंगे, आप पहले आपने सब चीज़ कर लिया, फाइनल हो गया, बाद में कुछ दिन बाद फिर वो सारा नहीं हम दोबारा जाते हैं कोर्ट में, तो फिर क्या होगा, घूम तो रहो। प्रज्ञानम एआई चैटबॉट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया, मतलब लिखने में गलती बताओ। प्रज्ञानम एआई चैटबॉट बताइए। HNB। इस चैटबॉट का नाम सुना है नहीं? प्रज्ञानम एआई चैटबॉट का निर्माण किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? बताइए। कोई हिंट? अब क्या करना है? श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने प्रज्ञानम एआई चैटबॉट बनाया है, ठीक है। इस चैटबॉट के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बादशाही थोल टिहरी में। कब बना था ये विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार ने कब की थी? बताइए। ऑप्शन नहीं है इसमें, विदाउट ऑप्शन चलेगा, हिंट भी नहीं चलेगा। हिंट ये है कि 2000 से लेके अभी तक के बीच में, 2006। कब शुरू हुई थी? श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन के बारे में आपको पता है? उनके बारे में तो पता ही है ना आपको, तो बताइए कब शुरू हुई थी? कोई आइडिया? इसकी स्थापना हुई थी सन 2012 में। सन 2012 में श्रीदेव सुमन की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मुख्य जो इसका है वो है मेन कैंपस है, वो कहाँ है? बादशाही और नई टिहरी में, ठीक है। अब बताओ कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की 1973। ये दोनों विश्वविद्यालय एक साथ बने थे, ठीक है। HNB जो है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, इसको सेंट्रल विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? 1989 में। कब बनाया गया था? 2009 में इसको सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया गया है। ठीक है, आपको पता है अब जितने भी अभी कॉलेजेस हैं गढ़वाल रीजन में स्पेशली, वो सब किसके अंडर में है? आप HNB के सेंट्रल है। आप सारे सारे जो धीरे धीरे करके किस में जा रहे हैं? श्रीदेव सुमन में जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कभी देखना कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वो किसी और कॉलेजेस को अपने उसमें रखी जाता उसके लिए, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है ना बहुत बड़ा, इसलिए इसको लाए गए थे फिर श्रीदेव सुमन को, इसलिए लाया गया, नहीं तो इसकी जरूरत ही थी। जो HNB था ही पहले से यहाँ पे, नहीं तो कुमाऊं क्यों नहीं बनाया? कुमाऊं में बनता है ना फिर ऐसी एक और विश्वविद्यालय गवर्नमेंट कर लेगी। इसके चक्कर ये जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी उसके बाद गवर्नमेंट ने श्रीदेव सुमन के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया फिर, कि धीरे करके जैसे DAV है, DBS है, MKP है, जितने कॉलेज आपके यहाँ इसके अंडर में हैं वो धीरे धीरे करके कहाँ जाए? श्रीदेव सुमन में जाए। इसका बटन भी तो कम करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा काम होता है, PhD हो रही है वहाँ पे, थीसिस चल रही है, सब चल रहा है वहाँ पे ना। कैंपस देखा होगा आपने, कैंपस देखा है श्रीनगर में इसका, है ना, चौरास में और दो तरफ बटा हुआ है।
दून विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दून यूनिवर्सिटी यहीं पे, वो बताए, तुम्हारे घर के नजदीक है, बताओ। 2005 में दून विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। डेट याद रखिए, डेट आते हैं, ईयर आते हैं, मतलब इसलिए कब कब क्या कौन बना था, ठीक है। इसके बारे में भी आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनती है, बेसिक क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे ग्रुप सी है, चाहे पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, कोई भी पेपर है, ठीक है। तो अब प्रज्ञानम के बारे में पढ़ते हैं। ये एआई चैटबॉट है जिसको श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। प्रज्ञानम क्या है? प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अनूठा संगम है, ठीक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला के ये बनाया गया क्या? प्रज्ञानम एआई चैटबॉट। इस चैटबॉट को भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिस कौन से विषय हैं, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, प्राचीन भारतीय गणित, ठीक है, आयुर्वेद, दर्शन और भारतीय विज्ञान पर आधारित एक क्या है, ये डेटा बैंक है पूरा, ये सब चीज के अंदर है, ठीक है। लॉन्च हो चुका है ये। उद्देश्य क्या है? जितने भी स्टूडेंट हैं, शोधार्थी जितने भी हैं, जो रिसर्चर हैं, आम आदमी, ठीक है, कॉमन पीपल, उनके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा से जितनी प्रमाणिक जानकारी है, जिसको चाहिए पता करना है कि भाई ये कहाँ से है, वेद कहाँ से हैं आए, उपनिषद के बारे में पता करना है, पुराण के बारे में पता करना है, वो सारा कहाँ से मिलेगा आपको? प्रज्ञानम एआई चैटबॉट से, ठीक है। तो किसने बनाया ये? श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी? किस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, और यही है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। ये जो सुविधा है इस बार शुरू होगी, ठीक है। जो इसमें चारधाम यात्रा है, कब से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा? 19 तारीख, 19 अप्रैल से पहले शुरू होगी, गंगोत्री यमुनोत्री खुलेंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, इधर होगा, ठीक है। तो चारधाम में आने वाली जितनी यात्री हैं उनको बेहतर सुविधा देने के लिए किया गया है, और क्या है उसका? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के थ्रू इन पे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, जितने भी यात्री आएंगे, ठीक है। आपातकालीन स्थिति के लिए कितने एम्बुलेंस की वो रखी है? 177 एम्बुलेंस बैकअप में रखी गई है, ठीक है। हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी है, ठीक है, हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी इस पर रखी गई है इस बार। यात्रा मार्गों, मुख्य पड़ावों और 4 धामों में स्थायी और अस्थायी में क्या रहेंगे? डॉक्टर्स रहेंगे, अनुभवी डॉक्टर्स रहेंगे वहां पे, और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा इस बार। सारा डेटा इसी में रहेगा, जो पोर्टल बना रखा ना, सब इसी में रहेगा डेटा, ठीक है। टिहरी में एक बोट एम्बुलेंस और एक हेली एम्बुलेंस क्या क्रियाशील रहेगी? बोट एम्बुलेंस तो पता ही है आपको, हेली एम्बुलेंस भी सेम वैसी रहेगी वहाँ पे टिहरी में, जिसका संचालन कौन करेगा? एम्स ऋषिकेश, ठीक है। और एम्बुलेंस का न्यूनतम रिस्पांस टाइम रहेगा इस समय। न्यूनतम रिस्पांस टाइम पता है आपको क्या होता है? यात्रा मार्गों पर एम्बुलेंस का न्यूनतम रिस्पांस टाइम रहेगा, जिससे तीर्थयात्री को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। न्यूनतम क्या होता है? रैपिड स्पीड से, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब एक टाइम थोड़ा 30 सेकंड में, 30 मिनट में पहुंचना है मान लो वहाँ पे, लेकिन उससे पहले जैसे कॉल गई, एम्बुलेंस फटाफट निकलेगी। मान लो कोई एम्बुलेंस रास्ते पे है, खाली आ रही है वापस, यात्री किसी को छोड़ा उसने और यात्री से वापस आ रही है, और उसी रूट पे कुछ और होता है जिस रूट पे वो एम्बुलेंस वापस आ रही है अभी, ठीक है। तो जैसे ही कॉल गया पहले, जहाँ पे इन्होंने सेटअप बनाया होगा ऑफिस, फिर वो किसी को कॉल दिखेगी एम्बुलेंस कहाँ पे, कौन सी यहाँ पे, वो ट्रैक तो हुआ था एम्बुलेंस कहाँ पे जा रही है, तो सीधे उसको कॉल जाएगी वहीं पे, वो वहीं से ही बैक हो जाएगा। ऐसे नहीं कि पहले वो वहाँ पहुँचेगा फिर वापस जाएगा, वहीं से ही बैक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं न्यूनतम रिस्पॉन्स टाइम।
टाइम नहीं लगाना उस पर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा किस अभियान के तहत शुरू की गई है? ऑप्शन सी, अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा। ये इसके तहत शुरू की गई है रुद्रप्रयाग में भी। ठीक है, अभी बीच में शायद जकोली है, वहां से एक गर्भवती महिला को भी लाए हैं वो, इसी अभियान के तहत। ठीक है, ये क्यों लाई गई है गवर्नमेंट द्वारा? आजकल आप देखते हो बहुत केसेस होते हैं ऐसे, पहाड़ों में भी है ना, कहीं दुर्गम इलाके हैं बहुत, जहाँ से 4 रुपयों पे लेके फिर ऊपर लाना पड़ता है, फिर उसको भी रेफर करना पड़ता है, होता है ना ऐसे। तो इसमें क्या है, निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा है, ये किससे है? अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा, मतलब नाउ डिस्टेंस विल नॉट बी अ बैरियर, सेफ मदरहुड इज आवर प्रॉमिस। ठीक है, उद्देश्य क्या है? दुर्गम क्षेत्रों से प्रसूताओं को समय पर जिला अस्पताल पहुंचाना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना। जल्दी पहुंचेंगी, मेडिकल सप्लाई, मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी मिलेगा फिर हॉस्पिटल्स में, और भी कहाँ पहुंचाना है? जिला अस्पताल में, ऐसे नहीं कि जो सामुदायिक जो केंद्र है वहां पे नहीं। ठीक है, वहां से फटाफट निकालना है उन्हें वहां से। कौन कर रहा है इसे? चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, इन दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। ये दिखा है ना, उत्तराखंड के संयुक्त सहयोग से संचालित की जा रही है। सिविल एविएशन भी है इसमें। ठीक है, तो ये आप नाम रखना, और किस जिले में है, जिले का नाम भी रखना कि उत्तराखंड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तराखंड में ये आ जाएगा नाम, नाउ डिस्टेंस विल नॉट बी अ बैरियर, सेफ मदरहुड इज अवर प्रॉमिस। किस जिले में से शुरुआत हुई है इसकी, जिले का नाम भी याद रखना है हमने। ठीक है, उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया है इस वर्ष? उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे सम्मानित किया गया है इस बार? ए बुद्धिनाथ मिश्र, सी जितेंद्र ठाकुर, कोई और? सी जितेंद्र ठाकुर को इस बार मिला है। अब इसको पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा, ये कौन देता है? उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, आयोजन किया उन्होंने। ठीक है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य भूषण सम्मान किसे मिला है? जितेंद्र ठाकुर को। इस बार किसको मिला है? जितेंद्र ठाकुर को। बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटोला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केशर सिंह राय एंड अताय साबिर अफजल मंगलोरी को क्या मिला है? उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार, इन चारों को ये मिला है। ठीक है, आगे सीएम ने और किसको दिए हैं? नारी वंदन सम्मान किसको मिला है इसके लिए? दिवा भट्ट को, प्रोफेसर दिवा भट्ट को। उत्कृष्ट बाल साहित्य के लिए किसको मिला है? प्रोफेसर दिनेश चमोला को। उत्तराखंड मौलिक रचना पुरस्कार के लिए कौन कौन है? भूपेंद्र बिष्ट, सुधा जुगरान और शीशपाल गुसाई। उत्कृष्ट कुमाऊनी एवं गढ़वाली साहित्य के लिए किसको मिला है? तारा पाठक, हेमंत सिंह बिष्ट और गजेंद्र नौटियाल। क्वेश्चन 3-4 हैं इसमें सीधे। पहला क्वेश्चन साफ दिख रहा है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान किसको मिला है? वो किसको मिला है? जितेंद्र ठाकुर को। ठीक है, दूसरा ये भी होता है कि उत्कृष्ट कुमाऊनी, कुमाऊं भाषा में किसको मिला है? ये गढ़वाल भाषा में कॉम्बिनेशन करके बन जाएगा ये क्वेश्चन, वो है। ये बाल साहित्य के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बाल साहित्य के भी क्वेश्चन आते हैं कि उत्कृष्ट बाल साहित्य इस बार किसको मिला है? दिनेश चमोला को। ठीक है, अब नारीवंदन, ये
महिला उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नारीवंदन सम्मान किसको मिला इस बार? दिवा भट्ट को। तो आपको याद तो मेन तो ये रखना ही है, दिमाग में थोड़ा बहुत ये भी रखना। चमोला। हाल ही में आदि गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में आदि गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? चंद्र सिंह राही एवं माधुरी बर्थवाल, ठीक है। और अरे आपको पता है कि आदि गौरव सम्मान किसको मिलता है? सिंगर तो ठीक है, क्योंकि सारे सिंगरों के नाम ही लिखे हैं मैंने यहाँ पे, राइटर कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। राइटर भी होंगे लेकिन मेनली सिंगर हैं। पर किसको मिलता है? मेन क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में मिलता है, मिलता किनको है? परेड ग्राउंड में क्या लगा था अभी कुछ दिन पहले? जनजातीय मेला। तो ये किसको मिला होगा? आदि गौरव सम्मान जो है उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में सीएम ने दिए हैं, सीएम पुष्कर धामी ने दिए हैं, ठीक है। तो अब बताओ किसको मिला है? चंद्र सिंह राही। आपने इनका नाम सुना है? कुछ टाइम पहले बीच में अभी पेपर में आया था, सितारगंज उधर की हैं ये, नानक मत्ता तरफ की यंग लड़की है ये, ठीक है। ये लड़की रिंकू देवी राणा बहुत फेमस सिंगर थी जनजातीय उसमें, अपने उसमें एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। 30 अराउंड 30 के अराउंड रही होगी, 30-32 साल की ऐसा, ठीक है। तो इस बार मिला है स्वर्गीय रिंकू देवी राणा एवं दर्शन लाल को, ठीक है। आदि गौरव सम्मान स्वर्गीय रिंकू देवी राणा एवं श्री दर्शन लाल को इस बार दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब में आते हैं ना। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? वीर उद्यमी योजना। और कौन सी योजना पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए? वही लग रहा था ना। पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए क्या लाए हैं गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट? वीर उद्यमी योजना। पूर्व सैनिक और जो सेना में 4 साल लेते हैं, 4 साल है ना अग्निवीरों का। अग्निवीर कौन है? जो 4 साल लेंगे वहां पे, ठीक है। 4 साल बाद जब वापस आएंगे तो उनको अपना कारोबार शुरू करने के लिए गवर्नमेंट क्या देगी? सब्सिडी देगी। और वो किसके अंडर में है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंदर में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंडर में इस बार वीर उद्यमी योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। कितना मिलेगा? 10% कोटा पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है। ये मेन है। 10% कोटा। कितने प्रतिशत कोटा वीर उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत जो पूर्व सैनिक हैं और अग्निवीरों के लिए कितना प्रतिशत कोटा है? वह है 10%, ठीक है। योजना में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती हैं, अपना अन्य व्यवसाय के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। अन्य व्यवसाय में यानी कि कोई भी व्यवसाय, जो व्यवसाय इसके अंदर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर जो व्यवसाय हैंगे, बहुत मल्टीपल व्यवसाय हैं, जो भी आप लेंगे उसमें से काम कि मुझे ये करना है, उसके लिए मिलेगी, ठीक है। यदि कोई पूर्व सैनिक या अग्निवीर विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उसमें 10 से 20 लाख तक का स्वरोजगार प्रोजेक्ट शुरू करता है, 10 से 20 लाख का कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है वो किसी में विनिर्माण क्षेत्र में, तो सरकार परिवहन क्षेत्र में कितना देगी? 20% का रिबेट देगी और मैदानी क्षेत्रों में 15% का सब्सिडी देगी।
पर्वतीय क्षेत्रों में कितना है 20% का, अब मैदानी क्षेत्रों में कितना है 15% की सब्सिडी है। ये सारे मेन पॉइंट हैं, ठीक है। इसके अलावा 5% की अब की सब्सिडी बूस्टर को ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, ठीक है। ये अलग है, प्लस में है, ये ज्वाइंट नहीं है इसके साथ। तो आपको याद रखना है वीर उद्यम योजना किसके लिए है, किसके लिए है, पूर्व सैनिकों के लिए और अग्निवीरों के लिए। कोटा कितना कर रखा है उनके लिए, 10% कोटा है किस पे, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2.0 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1 के अंतर्गत नहीं है, 2.0 के अंतर्गत है, ठीक है। अगर कोई विनिर्माण क्षेत्र में आता है और 10 से 20 लाख रुपए लगाता है अपने स्वरोजगार प्रोजेक्ट पे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में याद रखना 20% है, मैदानी में 15% है, ठीक है। और बूस्टर कितना दे रहे हैं 5% का, और वो भी 10% नहीं, ये उसके लिए है जो अपना काम करना चाहता है। वो तो सीटें रिजर्व होंगी अलग, जब कोई फॉर्म निकलेगा सीटें रिजर्व उसमें होंगी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रवासी पंचायत पहल की शुरुआत कब से की जाएगी, कब से की जाएगी, क्वेश्चन ध्यान देना। पलायन रोकने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रवासी पंचायत पहल की शुरुआत कब की जाएगी, 24 अप्रैल, बताओ 5 जून, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है हर साल, पंचायत दिवस। और क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन यहीं से निकल गया था आंसर, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि पंचायत लग चुका है वहाँ पे, तो वो शुरुआती होगी 24 अप्रैल को, ठीक है। पलायन आयोग का ऑफिस कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ है, औड़ी में, ठीक है। अभी देखो, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रवासी पंचायत पहल शुरू की है। इसके पीछे रीजन ये क्या है, रिवर्स माइग्रेशन कराना है। जो लोग पहाड़ छोड़ के, गांव छोड़ के नीचे चले, दिल्ली चले गए या प्लेन्सों में आके काम कर रहे हैं, रिवर्स प्लान कराना है। रिवर्स प्लान, जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे लोग वापस आ गए थे ना। अब उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम करना शुरू किया वहाँ पे पहाड़ों में, वापस नहीं गए, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया वहाँ पे, ठीक है। तो ये जब देखा गवर्नमेंट ने कि भाई जब कोविड के टाइम पे रिवर्स आए लोग, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, कि उन्होंने अपने अच्छे, बहुत अच्छे बिजनेस खड़े कर दिए, खेती से या बागवानी से बहुत अच्छे बिजनेस खड़े कर लिए आप लोगों ने। जितना पैसा यहाँ नहीं कमाता था वो दिल्ली में और यहाँ पे, उससे ज़्यादा पैसा वहाँ कमा रहे हो बैठ, क्योंकि अपना घर है, किराया नहीं देना, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बचती हैं ना आदमी की उसमें। तो वो देखा था गवर्नमेंट ने, उसी की तर्ज पे प्रवासी पंचायत लाए गए यहाँ पे, ठीक है। कौन करेगा, उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग करेगा इसका संचालन, ठीक है। पूरा शुरुआत याद रखना 24 अप्रैल को कहाँ से शुरू होगी, टिहरी जिले से, और नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में यह आयोजन किया जाएगा। 24 अप्रैल से शुरू होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, टिहरी से, ठीक है। इसके तहत क्या है, बाहर रह रहे उत्तराखंडियों को स्वरोजगार, जैसे कृषि है, होम स्टे है, उसके लिए उन्हें प्रेरित करना है, वापस लाना है। होम स्टे बहुत फोकस है ना गवर्नमेंट का, योजनाएं चलती ना, सब्सिडीज आती है, उसमें पैसा आता है ना, कि आप इतना पैसा हम देंगे, आप बनाइए, 10 लाख है, 25 लाख है, 20 लाख जो भी है, वो सब इसमें है होम स्टे योजना के अंतर्गत, ठीक है। प्रमुख बिंदु क्या है, उद्देश्य क्या है, पहाड़ी गांव को फिर से आबाद करना, मतलब रिवर्स प्लान करना, प्रवासियों के कौशल का स्थानीय विकास में उपयोग करना। इस वर्ड का समझते हो, प्रवासियों के कौशल का स्थानीय विकास में उपयोग करना, इसका मतलब कैसे, जो बाहर जो स्किल्ड बंदे हैं वो उसका यूज यहाँ करें,
मान लो मैं आईटी वाला हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली था को वापस आया हूँ, अपने पहाड़ में वापस आ गया मैं, ठीक है, लेकिन मुझे क्या काम आता है, मुझे आईटी का पूरा काम आता है, मतलब मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ रहा है, मैं डिजिटल मार्केटिंग पूरी आ रही है, मुझे वेबसाइट बनाना आ रहा है। फ़ायदा क्या होगा उससे, जो वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ पे होम स्टे हैं, उनको तो नहीं पता ना कैसे ऑनलाइन काम करना है, वो सारा काम मुझे आता है मान लो, तो क्या होगा उससे कि मैं क्या करूँगा, उनके लिए काम करूँगा वहाँ पे, मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, वो भी तो पैसा कमाएंगे फिर उससे। ऐसे ही कुछ और जो कौशल है, जिसको इलेक्ट्रिक का काम आता है, ठीक है, किसी को मैकेनिकल है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है कोई, उसको काम आता है, गाड़ियों का काम आता है, तो वो उस टाइप से चीज़ें वहाँ पे उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रारंभ आपको बता दिया मैंने, कौन करेगा, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग करेगा। शुरुआत अप्रैल में होगी, 24 अप्रैल शुरू होगी, ठीक है। गतिविधियां क्या है इसमें, पंचायतों में स्वरोजगार के अवसर, सरकारी सब्सिडी और सफल कहानियां, सक्सेस स्टोरी जो हुई हैं अभी तक। बहुत सारे लोग आप कभी यूट्यूब में देखो, बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। ट्राउट फार्मिंग, मैं भूल गया शायद रुद्रप्रयाग में या पौड़ी में कोई है, उन्होंने बहुत अच्छी कर रखी ट्राउट फार्मिंग, ठीक है। ऐसी सेब की खेती, मशरूम की खेती, है ना, बहुतों की कहानियां ऐसे, तो उनको लाया जाएगा वहाँ पे। जब वो सक्सेस स्टोरी बताएंगे भाई मैंने कैसे किया, कैसे मेरे स्टार्ट हुआ, क्योंकि इतने पैसे वाले तो लोग थे नहीं ना ऊपर, तो उन्होंने कैसे किया वो पूरी कहानी बताएंगे, ठीक है, उनको लाया जाएगा वहाँ पे। फोकस क्षेत्र क्या है, कृषि, बागवानी, सुगंधित फसलें, मशरूम उत्पादन, होम स्टे और डेयरी, ये फोकस पे रहेंगे गवर्नमेंट के। कृषि है, बागवानी है, सुगंधित फसलें, इसके लिए क्रोमा, उसके लिए वो चला रहे हैं ना, गवर्नमेंट चला रही है। मशरूम के लिए भी सकता है, होम स्टे के लिए आपको पता योजना है ही, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की उसमें, ठीक है। और डेयरी, गायों के पालन का भी चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, वो सारी इस पर ये फोकस है। अब यही बताया था मैंने, कोविड-19 के दौरान जब प्रवासी वापस आए थे, उसी को देख के, फोकस में देख के गवर्नमेंट ने प्रवासी पंचायत पहल की शुरुआत की है, और 24 अप्रैल को शुरू होगी, कहाँ से, नई टिहरी से। ये पॉइंट सारे याद रखना, ये ऐसे पॉइंट है कि 4 पॉइंट बनेंगे, आप ए बी ऐसे में आएंगे पॉइंट, तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, सारे पॉइंट। बताओ वसंत क्या है, विंटर क्या बोलते हैं इसे यार, वसंतोत्सव 2026 के दौरान डाक विभाग द्वारा जारी विशेष डाक आवरण, मतलब स्पेशल पोस्टल कवर, किस विषय पर आधारित था, ये हुआ क्या है, हर साल कहाँ होता है ये, फूलों की प्रदर्शनी लगती है ना हर साल उत्तराखंड में, कहाँ लगती है, हर साल होता है, और हर साल पेपर में आता है मुख्य पेज पे, चाहे वो अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, कोई भी पेपर है वो फ्रंट पेज पे आएगा। बताओ कहाँ लगता है, पहले ये बताओ मुझे, कहाँ रहते हो, यहाँ कहाँ हो, इस समय कहाँ बैठे हो, देहरादून में कहाँ होता है, पर्टिकुलर एक जगह है, हर साल वहीं लगता है, एक ही जगह है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। परेड ग्राउंड, शाबाश, जल्दी बताओ। आप इंस्टाग्राम देखते हैं आप, ऐसे तो हो नहीं सकता, इंस्टाग्राम देखते हो आप, लड़कियां सब देखती हैं, सभी देखते हैं मोस्टली, ऐसा कोई नहीं है नहीं देखता है, तो फोटोज तो देखते होंगे इसमें, रील्स आती रहती हैं, आज देहरादून में ये लगा है, आज देहरादून में वहाँ लगा है। लोक भवन कहाँ है, लोक भवन किसका नाम है, राज्यपाल हाउस, गवर्नर हाउस में हर साल इसका आयोजन किया जाता है, और हर साल आप पेपर में देखेंगे, मैं तभी तो बोला फ्रंट पेज में आता है। अभी फेब में लगा था, मार्च में, ठीक है, 27 फरवरी से शुरू हुआ था ये, और 1 अप्रैल वो 1 मार्च तक, ठीक है। तो आप बताओ विशेष डाक आवरण, डाक विभाग द्वारा
किसका विशेष डाक आवरण किया गया है? क्या विषय था वो? भोजपत्र। बताओ। भोजपत्र पे, ठीक है। लोक भवन में क्या किया इसका? ठीक है, ये हर साल कहाँ लगता है? लोक भवन में। ठीक है, कब से शुरू हुआ था? 27 फरवरी से लेके 1 मार्च तक। ठीक है, तो डाक विभाग ने किसका किया है? भोजपत्र पर विषय पर एक विशेष डाक आवरण, स्पेशल पोस्टल कवर जारी किया। थीम क्या थी इस बार की? फ्लोरल हीलिंग, नेचर्स पार्ट टू वेलबींग, ये थीम थी इस बार की। ठीक है, और डाक टिकटों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, किसके थ्रू? डाक विभाग द्वारा। आप ये रखना कि किस पे था, विषय क्या था? भोजपत्र। थीम क्या थी इस बार? फ्लोरल हीलिंग, नेचर्स पार्ट टू वेलबींग। ये 2 क्वेश्चन। और कब से कब तक हुआ था? 27 फरवरी से लेके 1 मार्च। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर थे इस हफ्ते के। ठीक है, ये 5 का है, लेकिन ये इससे पहले जितने थे वो सारे लास्ट वीक के, इस वीक के होंगे सारे करंट अफेयर।